वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई एक मलयालम मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है हेवन, जो गर्म तारे पे रिलीज हुई। अब जहाँ पर मलयालम मूवीज की बात आती है तो डेफिनेटली कुछ अलग देखने को मिलता है। स्क्रीन पे थोड़ा स्लो लगा मुझे, लेकिन ओके फाइन, नाइस मूवी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट स्टार्ट। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार दिखाइए, अगर पुराने हैं तो और प्यार लुटाइए। फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही कुछ एनसीसी के स्टूडेंट्स जंगलों में आते हैं कैंप वगैरह करने के लिए। तभी दो स्टूडेंट्स को उसी जंगल में एक डेड बॉडी मिलती है तो फौरन पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस ऑफिसर विजय और फॉरेंसिक वाले फौरन क्राइम स्पॉट पहुंच जाते हैं। डेड बॉडी को देखने के बाद ये बात पता चलती है कि वो डेड बॉडी सड़ चुकी है, मतलब इस डेड बॉडी के ऊपर कीड़े लग चुके हैं। उसके बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट विजय को बुलाकर कहने लगती है, देखिए जब डेड बॉडी नेचर में मिल जाती है तो डेड बॉडी को कीड़े वगैरह लग जाते हैं। सो वो कीड़े उसी डेड बॉडी को खाते हुए उसी डेड बॉडी में अपने अंडे डालते हैं। 24 आवर्स के बाद वो अंडे फूट के उसमें से और थोड़े कीड़े बाहर आते हैं। और डेड बॉडी पर पाए गए कीड़ों को इंस्पेक्शन करने पर हमको ये बात पता चली कि वो कीड़े 3 दिन पुराने हैं, जिसका मतलब वो डेड बॉडी 4 दिन से वही पड़ी है। उसके बाद विजय और थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करने पर यह बात पता चलती है कि मरे हुए आदमी का नाम जॉन है, जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। और उसी तरह पुलिस वालों को क्राइम स्पॉट पर शूज के प्रिंट्स पाए गए तो उस जूतों के बारे में पता करके पुलिस वाले उस जूतों की कंपनी पर जाते हैं। कंपनी वाले कहने लगते हैं कि मैडम ये शूज रिसेंटली मार्केट में लॉन्च हुए, बहुत ही कम सेल हुए और रिसेंटली एक पुलिस वाले ने इन जूतों को खरीदा। ऐसा कहते हुए पुलिस वालों को सीसीटीवी फुटेज में उस पुलिस वाले की तस्वीर दिखाते हैं। उसके बाद विजय फॉरेस्ट में रहने वाले चेक पोस्ट के एक वॉचमैन को बुलाता है। वॉचमैन कहने लगता है कि सर मैं उस रात गहरी नींद में था, तभी एक पुलिस वाला अपनी गाड़ी लेकर बिना चेक पोस्ट के पास रुकाए तेजी से जंगलों में चला गया। उसके बाद विजय एसपी रेवती के पास आकर ये कहने लगता है कि मैडम सारे सबूत उसके खिलाफ है। रेवती कहने लगती है तो फौरन उसको कस्टडी में ले लो। सो दूसरे दिन पुलिस वाले सीआई पीटर को गिरफ्तार करके सारे सबूतों के साथ कोर्ट में ले जाने लगते हैं, क्योंकि सारे सबूत सीआई पीटर के खिलाफ ही होते हैं। उसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है। पीटर अपनी माँ और अपने बेटे सेबिन के साथ अपनी जिंदगी गुजारता रहता है। कुछ ही सालों पहले पीटर की वाइफ इस दुनिया से चली गई। पीटर ने दूसरी शादी नहीं की, बस ये अपने काम में बिजी रहता। पीटर की माँ अपने पोते सेबिन का ख्याल रखती रहती है। एक दिन सेबिन अपने क्लासमेट टीना की पेंटिंग ड्रॉ करते रहता है, क्योंकि कुछ दिनों बाद टीना का बर्थडे है। ये पेंटिंग उसको गिफ्ट पे देना चाहता है। और एक्चुअली यहाँ पर एक और बात यह है कि सेबिन और उसकी दादी माँ ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही क्लोज होते हैं। खैर एक रात रवि नाम का एक बंदा घबराते हुए पुलिस स्टेशन आता है। पीटर और पुलिस वालों से कहने लगता है कि सर मेरी बेटी मिसिंग है, प्लीज सर मेरी बेटी को फाइंड आउट करो। तो उसी वक्त पीटर अपनी टीम को लेकर उस जगह पर जाता है जहाँ पर रवि ने अपनी बेटी को छोड़ा था। और इसी तरह पीटर रवि की बेटी का फोन नंबर लेकर उसको ट्रैक करते हुए उस स्लम एरिया में जाने लगता है। एक्चुअली वो एक ब्रूटल एरिया होता है, बहुत ही स्लम एरिया। खैर ट्रैकिंग करते हुए पुलिस वाले एक औरत के घर में जाते हैं तो उस औरत के घर की तलाशी लेने पर रवि की बेटी बंदी होती है, क्योंकि उस औरत ने इस छोटी बच्ची को किडनैप कर लिया बेचने के लिए। खैर एक दिन पुलिस वालों को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मैथ्यू नाम के एक बंदे के घर में चोर घुसकर मैथ्यू और उसकी फैमिली को बेरहमी से मार दिया। पीटर फौरन अपनी टीम को लेकर वहाँ पर जाता है तो सच में चोर हॉल में मैथ्यू को चेयर से बांध के मार चुके होते हैं। दूसरे कमरे में मैथ्यू की बीवी पड़ी होती है और जब पीटर मैथ्यू की बेटी के कमरे में जाता है उसकी बेटी भी मरी पड़ी होती है। मैथ्यू की बेटी और कोई नहीं, टीना, सेबिन की क्लासमेट। उसी वक्त कांस्टेबल पीटर को एक शॉकिंग न्यूज बोलते हैं। वो ये है कि दूसरे कमरे में पीटर का बेटा सेबिन भी मरा पड़ा है। मतलब यहाँ पर सेबिन टीना की बर्थडे पार्टी पर आया था, इसी दिन ये हादसा हो गया। अब एक बाप पर क्या बीती होगी आप समझ सकते हो। पीटर यही बात अपनी माँ को फोन करके बताता है। यह सुनने के बाद पीटर से ज्यादा पीटर की माँ बेचारी टूट के बिखर जाती है। बेचारी बहुत दुखी होने लगती है। उसके बाद पीटर अपनी माँ की ये हालत देखकर कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लेता है अपनी माँ की देखरेख करने के लिए। इस तरफ एसपी रेवती किशोर नाम के एक पुलिस वाले को बुलाकर ये केस सौंप देती है, मतलब मैथ्यू का केस सॉल्व करने के लिए कहती है। सुकुमारा नाम का एक कांस्टेबल किशोर को केस के डिटेल्स बताने लगता है कि सर मैथ्यू के घर में बलविंदर नाम का एक बंदा काम किया करता था। वो हादसा होने के बाद बलविंदर कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। सो किशोर बलविंदर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। पता चलता है कि बलविंदर BSNL सिम को यूज करता है और फौरन BSNL ऑफिस जाकर बलविंदर का एप्लीकेशन हासिल कर लेते हैं, क्योंकि उस एप्लीकेशन में बलविंदर की फोटो होती है।
तो फौरन पुलिस वाले सारे शहर में बलविंदर की फोटो चिपका देते हैं, वांटेड। उसके बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट किशोर को अपने पास बुलाकर कहने लगती है कि क्राइम स्पॉट पर एक और बंदे का ब्लड सैंपल मिला, शायद ये ब्लड किलर का ही हो सकता है, मतलब हाथापाई के दौरान किलर का हाथ जख्मी हुआ होगा। ये जानने के बाद पुलिस वाले आसपास के हॉस्पिटलों में ये इंक्वायरी करने लगते हैं कि कोई जख्मी बंदा ऐसे किसी हॉस्पिटल में आया है या नहीं। सो इसी में एक हॉस्पिटल वाले किशोर को बताने लगते हैं कि सर रिसेंटली एक बंदा अपने हाथ में जख्म लेकर हमारे हॉस्पिटल आया, उसका हमने ट्रीटमेंट भी किया। तो किशोर उस हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है। उस फुटेज में बलविंदर तो नहीं होता, लेकिन वहाँ का एक लोकल बंदा स्टीफन नजर आता है। पुलिस वाले फौरन स्टीफन को अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ करना शुरू करते हैं। स्टीफन पुलिस वालों को सच बताने लगता है कि सर ये सब कुछ बलविंदर का प्लान है। एक्चुअली हम दोनों चोरी के इरादे से गए थे, लेकिन इत्तेफाक से मैथ्यू की फैमिली को मारना पड़ा। बलविंदर अपना हिस्सा लेकर यहाँ से भाग गया सर। उसके बाद पीटर रेवती के पास जाकर ये रिक्वेस्ट करने लगता है कि मैडम मैं भी मैथ्यू के केस को इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ, मैं मेरे बेटे के हत्यारों को पकड़ना चाहता हूँ। रेवती पीटर को इसके लिए मना करने लगती है, लेकिन पीटर को एक और ऑप्शन देती है कि तुम अनऑफिशियली इस केस को इन्वेस्टिगेशन कर लो। सो पीटर भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करता है। सो इसी दरमियान में एक दिन पीटर स्टीफन के पास जाकर उससे कुछ पूछताछ करता है और थोड़ा इंक्वायरी करके दोबारा रेवती के पास आकर कहने लगता है कि मैडम जिस तरह से मैथ्यू को चेयर से बांधा उस हिसाब से किलर एक लेफ्ट हैंडर है, लेकिन मैडम यहाँ पर बलविंदर और स्टीफन ये दोनों राइट हैंडर है। सो किलर्स ये दोनों बिल्कुल भी नहीं है, इन दोनों के अलावा एक और बंदा है। और इसी तरह मैडम इनका मेन टारगेट चोरी का नहीं था, ये लोग पर्सनली मैथ्यू को मारने के लिए आए थे। पीटर की बातें सुनने के बाद एसपी पीटर से कहने लगती है कि आज के बाद से तुम ही इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर लो। सो पीटर फौरन अपने लीव्स कैंसिल करके दोबारा ड्यूटी पर ज्वाइन होता है। पीटर फौरन कुछ पुलिस वालों के साथ मैथ्यू के घर आकर मैथ्यू के घर के आसपास चेकिंग करने लगता है। सारा एरिया छान मारने पर पुलिस वालों को कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन जब पीटर वहां से जा रहा होता है पीटर ये देखता है कि मैथ्यू के घर के बाहर जो टेल्स होते हैं ना, उनमें से कुछ टेल्स अबनॉर्मल है, मतलब उस टेल का डिजाइन अलग है। तो फौरन वहां पर खुदाई करने पर पुलिस वालों को बलविंदर की लाश मिलती है। दूसरे दिन पीटर फौरन स्टीफन के पास आता है, कहने लगता है कि बलविंदर तो कब का मर चुका है, तुमने झूठ क्यों कहा कि बलविंदर भाग गया। स्टीफन मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि सर मैंने ही बलविंदर को मार दिया, वो अपना हिस्सा कुछ ज्यादा ही मांग रहा था, इसीलिए अपने रास्ते से हटा दिया। लेकिन पीटर को पक्का यकीन होता है कि स्टीफन के पीछे एक और बंदा है। सो कांस्टेबल सुकुमारा से कहने लगता है कि तुम जेल जाकर ये पता करो कि स्टीफन से मिलने के लिए कौन कौन आता है। पता चलता है कि लतीफ नाम का एक बंदा स्टीफन से मिलने के लिए आया था। पुलिस वाले फौरन लतीफ के घर जाते हैं। उसके घर में तलाशी लेने पर काफी सारे पैसे पाए जाते हैं। लतीफ कहने लगता है कि ये पैसे मेरे नहीं है, स्टीफन ने मेरे घर में छुपा के गया। कहने लगा था कि स्टीफन को किसी जॉन नाम के बंदे ने दिया, ये जॉन कौन है मुझे नहीं पता सर। सो पीटर जॉन के बारे में इंक्वायरी करना स्टार्ट करता है। उसके बाद पीटर रेवती के पास जाकर केस के डिटेल्स बताने लगता है कि मैडम 2014 में कोचीन एयरपोर्ट में 5 करोड़ के डायमंड्स पकड़ा। एक हफ्ते बाद कस्टम्स वाले ओबैद नाम के एक बंदे को गिरफ्तार किया। उसी साल कस्टम्स वाले 1 करोड़ रुपए मैथ्यू के अकाउंट में ट्रांसफर किया, क्योंकि मैथ्यू ने ही कस्टम वालों को उन डायमंड्स की इन्फॉर्मेशन दी। उन पैसों से मैथ्यू एक आलीशान घर खरीदा। टीना नाम की एक बच्ची को गोद लेकर वो घर टीना के नाम कर दिया। और मैडम जिन लोगों ने मैथ्यू की वजह से डायमंड्स को खो दिया, वही लोग रिवेंज में आकर मैथ्यू का मर्डर कर दिया। उसके बाद पीटर और उसकी टीम उबैद से मुलाकात करने के लिए उसके घर जाते हैं, वही जो डायमंड केस में गिरफ्तार हुआ था। लेकिन तभी किसी बाइक एक्सीडेंट में उबैद की मौत हो चुकी होती है। सो बेचारा पीटर सोचने लगता है कि अब इस केस को कैसे सॉल्व किया जाए, कौन है ये जॉन। खैर इसी दरमियान में पीटर की माँ की तबीयत और बिगड़ जाती है। पीटर अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाता है। उसी हॉस्पिटल में पीटर को दोबारा रवि नजर आता है, वही रवि जो पीटर ने इसकी बेटी को बचाया था। यहाँ पर इन दोनों के बीच कुछ नॉर्मल सी बात चलती है, इस रवि बंदे को याद रखना। दूसरे दिन पीटर एसपी रेवती के पास जाकर कहने लगता है कि मैडम मेरा शक गलत है, किलर वो स्टीफन ही है, चोरी के लिए जाके मैथ्यू और उसकी फैमिली को मार दिया। और इसी तरह ये भी कहने लगता है कि मैडम मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं, मुझे दोबारा कुछ दिनों के लिए लीव चाहिए। इस तरह से पीटर दोबारा लीव ले लेता है। उसके बाद एक दिन पीटर पुलिस ऑफिसर किशोर के पास जाता है, जो पीटर से पहले केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। कहने लगता है कि सर मैं इस केस को इतना आसानी से नहीं छोड़ सकता, इस केस को सिस्टम के हिसाब से सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, गुनहगारों को सजा नहीं मिलेगी।
इसीलिए मैं सिस्टम के खिलाफ जाकर इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। मेरे इंक्वायरी में ये बात पता चली कि आप भी इस केस में इन्वॉल्व हो। सच सच बता दो कौन है ये जॉन, वरना मैं आपकी बेटी को मार दूंगा। इस तरह से किशोर को धमकी देने लगता है। बेचारा किशोर डर के मारे पीटर को सब कुछ बताने लगता है। एक्चुअली जॉन प्रेग्नेंट औरतों के जरिए से कोचिन एयरपोर्ट के थ्रू डायमंड्स को स्मगलिंग किया करता था, और जब फ्लाइट कोचिन में लैंड होने ही वाली होती है तभी वो प्रेग्नेंट औरतें एक टैबलेट खा लेती है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है, जिसकी वजह से फ्लाइट इमरजेंसी लैंडिंग होती है। और उसी तरह प्रेग्नेंट औरतों को फटाफट से एयरपोर्ट के हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और उसी मेडिकल एड में जॉन का आदमी होता है। उन प्रेग्नेंट औरतों को एंटीडोट देकर उनकी तबीयत ठीक कर देता है, और जब वो प्रेग्नेंट औरतें एयरपोर्ट से बाहर आते हैं उनको फॉलो करके उनके पास से डायमंड निकाल लेता है। अब उसी एयरपोर्ट के मेडिकल एड में मैथ्यू भी काम करता रहता है। सो ये सब कुछ बार बार देखने पर मैथ्यू को दाल में कुछ काला नजर आता है, और अगली बार जब जॉन ऐसा ही स्मगल कर रहा होता है मैथ्यू कस्टम्स को इन्फॉर्म कर देता है। और एक्चुअली इस बार खुद जॉन की वाइफ एंसी प्रेग्नेंट होती है। जॉन अपनी वाइफ के जरिए से भी डायमंड्स को स्मगल करने लगता है। कस्टम्स वाले एंसी को पकड़ लेते हैं। सो एंसी को सही से ट्रीटमेंट ना मिलने पर एंसी का अबॉर्शन हो जाता है। एंसी को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद इसी केस में कस्टम्स वाले उबैद नाम के एक बंदे को गिरफ्तार करते हैं। उसके बाद एंसी को बेल मिल जाती है। अब बेचारी एंसी इसी गम में होती है कि इसने अपना बच्चा खो दिया, और वो भी जॉन की वजह से। एंसी ये गम ना सहते हुए सुसाइड कर लेती है। उसके बाद जॉन बहुत दिनों तक मैथ्यू की तलाश करता रहा, ये पता करने के लिए कि कौन इसकी डायमंड की इन्फॉर्मेशन दी। फाइनली एक दिन जॉन को मैथ्यू के बारे में पता चलता है। जॉन, स्टीफन और एक और बंदा मैथ्यू के घर जाकर मैथ्यू की फैमिली को मार देते हैं। इत्तेफाक से उसी घर में पीटर का बेटा सेबिन भी होता है, उसे भी मार देते हैं। उसके बाद प्रेजेंट पर किशोर पीटर से कहने लगता है, इस केस में मैंने सिर्फ एंसी को बेल दिलवाई, मैथ्यू के मर्डर के केस में मेरा कोई हाथ नहीं। खैर दूसरे दिन जब जॉन अपने वाइफ की कब्र के पास जाता है तो वहाँ पर एंसी की कब्र टूटी हुई पाई जाती है, और उसमें एंसी की डेड बॉडी भी नहीं होती। और उसी तरह पीटर एक स्टोन पर ये लिखा होता है, इन हेवन। ये देखने के बाद जॉन फौरन मैथ्यू के घर जाता है, क्योंकि मैथ्यू के घर का नाम ही हेवन है। मैथ्यू के घर में जाने के बाद जॉन ये देखता है कि जिस जगह पर पीटर का बेटा मरा है पीटर वहाँ पर बैठा होता है। बातों ही बातों में इन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। इसी दौरान पीटर अपने बेटे का बदला ले लेता है, मतलब जॉन को मार देता है। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर पीटर को कोर्ट लाया जाता है। पीपी सारे सबूतों को जज के सामने रखते हुए अपनी दलीलें पेश करती है। उसके बाद डिफेंस लॉयर जज से कहने लगती है कि जज साहब, डॉक्टर के हिसाब से जिस दिन जॉन मरा था उस दिन मेरा क्लाइंट पीटर इंडिया में ही नहीं था। उस दिन पीटर और उसकी माँ दुबई गए थे, पीटर की भांजी का बर्थडे था। ऐसा कहते हुए वो लॉयर जज साहब को बर्थडे पार्टी का वीडियो दिखाती है, जहाँ पर पीटर और उसकी माँ मौजूद होते हैं, और इसी तरह पीटर के फ्लाइट के टिकट्स भी। सो जज सारे सबूतों को ध्यान में रखते हुए पीटर को बाइज्जत बरी कर देता है। उसके बाद इस मूवी का असली सस्पेंस रिवील होता है। जब हॉस्पिटल में रवि बंदा पीटर से मिलने के लिए आया था, रवि ने ये कहा था कि एक एम्बुलेंस ड्राइवर है, और इसी तरह रवि के पास मॉर्चुरी यूनिट है। सो पीटर जॉन को मारने के बाद रवि से मुलाकात करता है, जॉन की लाश को फ्रीजर में रख देता है। उसके बाद पीटर दुबई जाते हुए रवि से ये कहा कि मेरे जाने के बाद तुम मेरे कपड़े और मेरे शूज पहनकर जॉन की लाश को ठिकाने लगा दो। तो उसी तरह रवि वही काम कर देता है। इसीलिए चेकपोस्ट के पास जो वॉचमैन था वो बंदा रवि का चेहरा नहीं देखा था, सिर्फ रवि की वर्दी और उसकी कार देखी थी। अब जॉन की डेड बॉडी फ्रीजर में होने की वजह से वो खराब नहीं हुई, इसीलिए फॉरेंसिक वाले जॉन की डेड बॉडी को देखकर ये करार कर दिया कि जिस दिन जॉन की डेड बॉडी मिली उसके 4 दिन पहले जॉन को मारा गया। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।